जरा सोचिए, एक ऐसा शख्स जो कल तक गुमनामी के अंधेरे में था, वो कुछ ही महीनों में दुनिया के सबसे बड़े देशों में से एक का सबसे ताकतवर नेता बन जाता है। नहीं, ये कोई फिल्मी कहानी नहीं है। ये व्लादिमीर पुतिन की हैरान कर देने वाली हकीकत है। और आज हम यही समझेंगे कि ये सब आखिर हुआ कैसे। ये सिर्फ एक सवाल नहीं है, बल्कि अपने आप में एक पहेली है। आखिर कैसे कोई ऐसा शख्स जिसे जनता जानती तक नहीं थी, वो रूस का बेताज बादशाह बन गया। अगस्त 1999 में जिसकी अप्रूवल रेटिंग सिर्फ 2% थी, वो कुछ ही महीनों में राष्ट्रपति की कुर्सी तक पहुंच गया। ये हुआ कैसे? चलिए इस पहेली की परतों को खोलते हैं। तो देखिए, पुतिन के उदय की कहानी को समझने के लिए हमें थोड़ा पीछे जाना होगा। 1990 के दशक के रूस में सोवियत संघ के टूटने के बाद एक नया रूस जन्म तो ले रहा था, लेकिन वो दौर अफरा तफरी, खतरों और हाँ, कुछ लोगों के लिए मौकों से भरा हुआ था। ये सिर्फ एक राजनीतिक बदलाव नहीं था, समझिए कि ये एक बहुत बड़ा मनोवैज्ञानिक झटका था। एक सुपर पावर जो कभी पूरी दुनिया को टक्कर देती थी, अब अपने ही पैरों पर ठीक से खड़ी नहीं हो पा रही थी। देश में एक राष्ट्रीय अपमान की भावना थी, और इसी माहौल ने एक मजबूत हाथ वाली नेता के लिए जमीन तैयार कर दी। उस वक्त रूस में हर तरफ बस अराजकता थी। सड़कों पर जुर्म का बोलबाला था, दुकानों में महंगाई आसमान छू रही थी, लोगों की जिंदगी भर की बचत रातों रात खत्म हो गई थी। और क्रेमलिन में, वहां एक बीमार राष्ट्रपति बोरिस येल्सिन की पकड़ ढीली पड़ रही थी, और कुछ ओलिगार्क देश की संपत्ति को जमकर लूट रहे थे। रूस को ऐसे नेता की जरूरत थी जो इस सब पर लगाम लगा सके। और इसी उथल पुथल के बीच सीन में एंट्री होती है एक ऐसे शख्स की जिसे कोई नहीं जानता था। वो कोई करिश्माई नेता नहीं था, ना ही कोई मशहूर जनरल। वो तो बस एक शांत सा गुमनाम सा ब्यूरोक्रेट था। नाम था व्लादिमीर पुतिन। जरा इस टाइमलाइन को देखिए, ये किसी शतरंज के मास्टर खिलाड़ी की चालें लगती है ना। केजीबी ने उन्हें अनुशासन और राज रखना सिखाया। सेंट पीटर्सबर्ग में उन्हें राजनीति के दांव पेच पता चले। और एफएसबी के चीफ बनकर तो उन्होंने मानो पूरे रूस की नब्ज पर हाथ रख दिया। वो हमेशा सीख रहे थे, हमेशा तैयारी कर रहे थे, बस किसी को पता नहीं था कि किस चीज के लिए। लेकिन पुतिन अकेले नहीं थे, वो सिलोविकी कहे जाने वाले एक ग्रुप का हिस्सा थे, यानी ताकतवर लोग। ये सब पूर्व जासूस और जनरल थे जो 90 के दशक की अफरा तफरी को रूस का अपमान मानते थे। उनका मानना था कि सिर्फ एक मजबूत लोहे जैसी इच्छा शक्ति वाला नेता ही देश को बचा सकता है, और उन्हें अपना वो नेता पुतिन में दिखा। अब देखिए, पुतिन का सत्ता में आना कोई इत्तेफाक नहीं था। नहीं, इसके पीछे एक सोची समझी खुफिया योजना थी, जिसे ऑपरेशन उत्तराधिकारी के नाम से जाना जाता था। क्रेमलिन के अंदर कुछ बेहद ताकतवर लोग अपना भविष्य बचाने के लिए एक बहुत बड़ा दाव खेल रहे थे। येल्सिन के करीबी गुट, जिसे द फैमिली कहते थे, उनके लिए ये वजूद की लड़ाई थी। उन्हें एक ऐसा वारिस चाहिए था जो वफादार हो, भरोसेमंद हो, और सबसे जरूरी, उनके राज को राज ही रखे। पुतिन, एक पूर्व केजीबी एजेंट, इन सारे पैमानों पर खरे उतरते थे। वो बाहरी थे, यानी उनका अपना कोई राजनीतिक सपोर्ट नहीं था। वो पूरी तरह से इन लोगों के एहसानमंद होते। लेकिन एक प्रॉब्लम थी। एक गुमनाम से ब्यूरोक्रेट को नेशनल हीरो कैसे बनाया जाए? इसका जवाब मिला सिर्फ एक शब्द में: चचन्या। जब चचन्या में जंग छिड़ी तो ये देश के लिए एक त्रासदी थी, लेकिन पुतिन के लिए ये एक सुनहरा मौका था। ये आंकड़े पूरी कहानी खुद बयां करते हैं। 2% से सीधे 51%। ये कोई मामूली उछाल नहीं था, ये एक राजनीतिक भूचाल था। क्यों? क्योंकि चेचन्या में रूस के लोगों ने पहली बार एक ऐसा नेता देखा जो पलटकर जवाब दे रहा था। सालों के राष्ट्रीय अपमान के बाद कोई तो था जो रूस को फिर से मजबूत बना रहा था। और फिर आया फाइनल मूव। न्यू ईयर की शाम, जब पूरी दुनिया जश्न में डूबी थी, येल्सिन ने अचानक इस्तीफा दे दिया। ये एक जबरदस्त टाइमिंग वाली चाल थी जिसने राष्ट्रपति पद सीधे पुतिन की झोली में डाल दिया। अब वो सिर्फ एक उम्मीदवार नहीं थे, वो सत्ता में थे। खेल वहीं खत्म हो गया था। तो जैसे ही पुतिन राष्ट्रपति बने, उन्होंने एक पल भी बर्बाद नहीं किया। वो जानते थे कि सत्ता जीतना एक बात है और उसे बनाए रखना बिल्कुल दूसरी। उनका मिशन था एक पावर वर्टिकल बनाना, मतलब एक ऐसा सिस्टम जो ये पक्का करे कि क्रेमलिन को फिर कभी कोई चुनौती ना दे सके। उनका सबसे पहला निशाना कौन था? ओलिगार्क, ये अरबपति जो 90s के दशक में किंग मेकर हुआ करते थे। उनके पास पैसा था, मीडिया था और राजनीतिक ताकत थी। पुतिन के लिए ये वो लोग थे जिन्हें काबू में करना जरूरी था। उनका मैसेज एकदम साफ और सख्त था: अपना पैसा रखो, लेकिन राजनीति से दूर रहो। राजनीति अब मेरी है। और उन्होंने सिर्फ कहा नहीं, करके दिखाया। एक मिसाल कायम की। मिखाइल खोडोरकोव्स्की, जो उस वक्त रूस के सबसे अमीर आदमी थे, उन्होंने पुतिन को चुनौती देने की हिम्मत की। नतीजा, एक नाटकीय गिरफ्तारी, एक लंबा मुकदमा और साइबेरिया की जेल में 10 साल। बाकी सारे ओलिगार्कों तक ये मैसेज लाउड एंड क्लियर पहुंच गया: क्रेमलिन से पंगा मत लेना। और ये सिर्फ ओलिगार्कों तक ही सीमित नहीं था, ये हर चीज पर कंट्रोल करने के बारे में था। टीवी चैनल सरकार की आवाज बन गए, आजाद मीडिया का गला घोट दिया गया, और चुने हुए गवर्नरों की जगह क्रेमलिन के वफादार लोगों को बिठा दिया गया। ये एक ऐसा सिस्टम बनाने की शुरुआत थी जहां सारे रास्ते मॉस्को और सिर्फ एक शख्स तक जाते थे: व्लादिमीर पुतिन।
और इस तरह पुतिन युग की शुरुआत हुई। ये जो शुरुआती कदम थे, ये सिर्फ कुछ वक्त के लिए नहीं थे। ये एक ऐसे सिस्टम की नींव रख रहे थे जो दशकों तक चलने वाला था। एक ऐसा सिस्टम जिसने रूस को वैसा बनाया है जैसा वो आज है। और कमाल की बात यह है कि ये सिस्टम आज भी कितना मजबूत साबित हुआ है। मीडिया पर कंट्रोल, सिलोविकी की वफादारी और एक मजबूत नेता की छवि, इन पिलर्स ने पुतिन को सिर्फ एक राष्ट्रपति से कहीं ज्यादा बना दिया है। वो एक संस्था बन गए हैं, रूसी सत्ता का दूसरा नाम। तो आखिर में सवाल ये उठता है कि पुतिन की ताकत का राज क्या है? क्या ये रूस के लोगों का असली समर्थन है जो स्थिरता और राष्ट्रीय गौरव चाहते हैं, या फिर ये उस सिस्टम का नतीजा है जिसने धीरे धीरे हर तरह के विकल्प को ही खत्म कर दिया है? शायद सच्चाई इन दोनों के कहीं बीच में है। ये एक ऐसा सवाल है जिस पर सोचना बहुत जरूरी है। हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। अगर आपको ये वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपने विचार कमेंट करके बताएं।